हैदराबाद में लकड़ी का पुल एरिया और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के बीच आपको एक छोटा सा पार्क दिखेगा। इस पार्क का नाम है गन पार्क, जिसके बीच में एक मेमोरियल है। अब ये मेमोरियल बहुत आलीशान नहीं है, पर कई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल घटनाएं उधर हुई हैं। और ये मेमोरियल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मेमोरियल बनाया गया था उन 369 स्टूडेंट्स की याद में जिनकी मौत तेलंगाना की 1969 प्रोटेस्ट में हुई थी। पर इन प्रोटेस्ट के बावजूद तेलंगाना की डिमांड पूरी नहीं हुई थी। लोगों को 40 साल वेट करना पड़ा था और कुछ घटनाएं इतनी ड्रामेटिक थी कि हम में से कई लोग शायद उसमें विश्वास भी नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि तेलंगाना बिल का विरोध कर रहे राजगोपाल नाम के एक सांसद ने चिली स्प्रे किया है बाकी सांसदों के ऊपर और उसके बाद काफी अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। जबरदस्त हाथापाई भी सांसदों के बीच। ये सीन है इंडियन पार्लियामेंट से, जहां कुछ एमपीज एक बिल का विरोध कर रहे थे और इस बिल का नाम है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसके तहत एक नई स्टेट तेलंगाना बननी थी। इस विरोध के बावजूद कुछ दिन बाद इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया। फिर कुछ ही दिन बाद इंडियन प्रेसिडेंट ने इस बिल को साइन किया और फिर 2 जून को 70 साल बाद तेलंगाना का सपना पूरा हो गया। तेलंगाना की डिमांड कोई अनोखी डिमांड नहीं थी इंडिया के इतिहास में, क्योंकि चाहे कई स्टेट्स लैंग्वेज के तौर पे बनी थी इंडिया में, कई स्टेट्स ऐसी भी थी जो लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनी थी। तो कुछ लोग इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे तेलंगाना के लिए और इस मांग को पूरा होने में 70 साल क्यों लगे? इस चीज को समझने के लिए हमें हमारे इतिहास में जाना होगा। 70 साल पहले नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पहले इस व्यक्ति के जमाने में, जिसका नाम था औरंगजेब। अकबर की कामयाबी वाकई हैरत अंगेज है। मैं मुकाबला करूंगा, मुगलों की हुकूमत को बचाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को औरंगजेब से बचाने के लिए। हालात बद से बदतर होकर मुसीबत को बुलावा दे रहे थे। अंग्रेजों के दिनों में भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाकतार विभाग हुआ करता था। हिंदुस्तान के नक्शे पर आने वाला है एक नया मेहमान। देश को मिल रहा है उसका सबसे नया राज्य, जिसे तेलंगाना के नाम से जाना जाएगा। 1687 को मुगल राजा औरंगजेब ने दक्कन पर कंट्रोल आजमा लिया था गोलकोंडा फोर्ट में कुतुब शाही राजवंश को हरा के। पर कुछ टाइम बाद कमरुद्दीन खान दक्कन पर राज करने लग गए थे और उन्होंने आसफ जाही डायनेस्टी स्टार्ट करी और उनको निज़ाम उल मुल्क बुलाया गया, जिसकी वजह से दक्कन के राजाओं को उसके बाद निज़ाम बुलाया गया। तेलंगाना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था मीर निज़ाम अली खान के दौर में। निज़ाम के शासन के दौरान तेलुगु रीजन्स को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता था: तेलंगाना, रायलसीमा और नॉर्दर्न सरकार, जिसको कोस्टल आंध्रा भी बुलाया जाता है। अब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निज़ाम की तेलंगाना टेरिटरी और आज की तेलंगाना स्टेट में कुछ अंतर है, क्योंकि निज़ाम के तेलंगाना में महाराष्ट्र और कर्नाटका के भी पार्ट्स थे। निज़ाम अली खान के शासन के दौरान अंग्रेजों ने नॉर्दर्न सरकार और रायलसीमा पर कंट्रोल आजमा लिया था, जिस वजह से नॉर्दर्न सरकार और रायलसीमा अंग्रेजों की मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग बन गए, जबकि निज़ाम के पास बस तेलंगाना का भाग बचा, जिसको हैदराबाद स्टेट बुलाया गया। और इसका मतलब था कि कुछ तेलुगु लोग अंग्रेजों की मद्रास प्रेसिडेंसी में थे और कुछ निज़ाम की हैदराबाद स्टेट में, और ऐसा करीब 150 साल तक चला, इंडिया की इंडिपेंडेंस तक। इंडिपेंडेंस के बाद जहां अंग्रेजों की टेरिटरी इंडिया का ऑटोमेटिकली भाग हो गई, वहीं प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन ज्वाइन करवाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जुट गए, पर हैदराबाद स्टेट ने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया। पर इंडियन आर्मी के ऑपरेशन पोलो के जरिए निज़ाम की फोर्सेस हार गई और हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट हो गया। इसके साथ मद्रास स्टेट में जो तेलुगु लोग थे, उन्होंने एक प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मांग करी कि उनको खुद का एक राज्य मिलना चाहिए तेलुगु लोगों के लिए, और वो मद्रास स्टेट का पार्ट नहीं होना चाहते। पर इंडिया के कई पॉलिटिकल लीडर्स खिलाफ थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर कोई स्टेट बने इंडिया में। जैसे डार कमीशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट किया था, उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि इंडिया को एडमिनिस्टर करना और आसान हो जाएगा अगर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स नहीं होंगी। पर एक तेलुगु स्टेट की मांग को नकारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था जब पोटी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश की मांग के लिए एक भूख हड़ताल पर चले गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। और इसी वजह से कांग्रेस के लीडर्स को उनकी मांग को स्वीकारना पड़ा और आंध्र प्रदेश का राज्य बना 1953 में,
जिसका कैपिटल था कर्नूल। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि इस आंध्र प्रदेश राज्य में बस कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा के रीजन्स ही मौजूद थे। तेलंगाना एक दूसरा राज्य था जिसका नाम था हैदराबाद। आंध्र प्रदेश बनने के बाद कई और लोगों ने अपने अपने राज्य के लिए मांग करी, जिसकी वजह से भारत सरकार को एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाना पड़ा जो इस प्रश्न पर विचार करता। अब इस कमीशन ने हैदराबाद स्टेट के भविष्य के बारे में क्या कहा? अब जैसे आपको याद होगा कि हैदराबाद स्टेट में बस तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मराठा क्षेत्र बॉम्बे स्टेट को जाने चाहिए, कन्नड़ा क्षेत्र मैसूर स्टेट को जाने चाहिए और तेलुगु क्षेत्र आंध्र प्रदेश को नहीं जाने चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा नहीं। कमीशन ने लिखा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट्स की तरह रहना चाहिए कम से कम 1961 तक, जिसके बाद तेलंगाना के लोग वोट करके डिसाइड कर सकते हैं कि वो आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। पर कमीशन ने ऐसा क्यों कहा कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश का भाग नहीं बनना चाहिए? उनका कहना था कि तेलंगाना के लोग एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जिसकी वजह से कोस्टल आंध्रा के लोग उन पर हावी हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी इस मर्जर के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि विशाल आंध्रा की मांग, जो यूनिफाइड आंध्रा का एक दूसरा नाम था, वो साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म का उदाहरण है। और तेलंगाना के लोग मानते थे कि वो ऐसी चीजों से गुजर चुके हैं। जैसे जब इंडियन आर्मी ने हैदराबाद स्टेट पर कंट्रोल ले लिया था निजाम की फोर्सेस को हराकर, तब कई कोस्टल आंध्रा से सरकारी कर्मचारी हैदराबाद में आए थे और तेलंगाना लोगों ने कहा था कि इन कर्मचारियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इसके साथ उनको डर था कि तेलंगाना का रेवेन्यू ज़्यादा है क्योंकि उधर शराब पर एक्साइज ड्यूटीज़ हैं जो आंध्रा में नहीं है और ये इनकम आंध्रा में डिवर्ट हो सकती है। फिर उनको डर था कि कृष्णा और गोदावरी रिवर्स का पानी आंध्रा के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि तेलंगाना के लिए। और इन सारे डरों के पीछे मेन कारण था कि जो निज़ाम का हैदराबाद था वो ज़्यादा गरीब था अंग्रेज़ों के आंध्र प्रदेश से। निज़ाम के टैक्सेस की वजह से तेलंगाना के लोग भुगत रहे थे। वही अंग्रेज़ों के आंध्रा में इरिगेशन और रेलवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण हुआ था और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन भी मिली थी, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज थी किसी भी सरकारी अपॉर्चुनिटी के लिए। इसी वजह से आंध्रा के पॉलिटिकल लीडर्स ने तेलंगाना को आश्वासन दिया और उन्होंने एक जेंटलमैन अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें कई पॉइंट्स है, जैसे तेलंगाना की जो इनकम है वो उधर ही खर्च करी जाएगी। और इन वादों की वजह से एक यूनिफाइड आंध्र प्रदेश स्टेट का निर्माण हुआ, जिसका कैपिटल था हैदराबाद। अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि आंध्रा के लीडर्स एक यूनिफाइड आंध्रा को क्यों बनाना चाहते थे? इसके पीछे मोस्टली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस ही हैं। जैसे कुछ लीडर्स मानते थे कि एक यूनिफाइड आंध्रा से आंध्रा का कौन सा कैपिटल होगा उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इस अग्रीमेंट के बावजूद कई लोगों का ये मानना था कि ये अग्रीमेंट परमानेंट नहीं है। जैसे पंडित नेहरू ने इस अग्रीमेंट की तुलना एक शादी से करी थी जहां डिवोर्स का ऑप्शन भी है। और कुछ टाइम बाद तेलंगाना और आंध्रा के रिलेशनशिप में दरारें आने लगी, जिसके कई कारण थे। जैसे एक मेजर कारण था पानी। तेलंगाना हिस्टोरिकली टैंक इरिगेशन पर बहुत निर्भर था, पर क्योंकि इस चीज़ पर ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, इसी वजह से किसान प्राइवेट बोरवेल पर ज़्यादा निर्भर करने लग गए। इसका एक भारी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ। जबकि आंध्रा एरिया में अच्छी पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स की वजह से किसान कृष्णा और गोदावरी नदियों के कनाल्स को यूज़ करने लग गए। फिर दूसरा कारण था पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। आंध्रा की राजनीति में तेलंगाना लीडर्स बस एक सपोर्टिंग रोल ही निभाते रहे। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिली हमें। इन सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस के अलावा तेलंगाना के लीडर्स ये भी मानते थे कि तेलंगाना की अपनी आइडेंटिटी है, उनका खुद का कल्चर है, ड्रेस कोड है और खाना है। जैसे बतुकम्मा और बोनाल जैसे फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किए जाते थे, पर आंध्रा में नहीं। जहाँ आंध्रा लीडर्स तेलुगु तल्ली के बारे में बात करते थे, यानी कि तेलुगु लोगों की माँ, तेलंगाना लीडर्स तेलंगाना तल्ली के बारे में बात करते थे, यानी कि तेलंगाना लोगों की माँ। अब कंटिन्यू करने से पहले मैं हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिनका प्रोडक्ट स्पेशली रेलेवेंट है आप में से कई लोगों के लिए। कई लोगों ने हमें रिसेंटली डीएम किया है कि हम अपनी एनिमेशंस और एडिटिंग कैसे करते हैं। सच ये है कि इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लगता है। आपको बेसिकली दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं जिससे आप कॉन्सेप्ट सीख सकें, और दूसरा फिर आपको अप्लाई करना होते हैं ये कॉन्सेप्ट कुछ वीडियोज़ के जरिए। और एक रिसोर्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है स्किलशेयर। अब स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ हज़ारों क्लासेस हैं उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं।
अब अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो एक क्लास है MKBHD की, जो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है। अगर आप बेसिक एडिटिंग सीखना चाहते हैं प्रीमियर प्रो में तो जॉर्डी वैंडरपुट की एक क्लास है जो एक पॉपुलर यूट्यूबर और टीचर है। और एक क्लास जो मैंने ली थी वो थी जॉर्डी की क्लास आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स, क्योंकि मैं फाइनल कट प्रो यूज कर रहा था पर कई और लोग आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहे थे, इसलिए मुझे ट्रांजिशन करना था, जिसकी वजह से मैंने एक क्लास ली थी। और इस क्लास में दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहला कि जो जॉर्डी कॉन्सेप्ट सिखाता है वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप हर तरीके की एडिटिंग में यूज कर सकते हो, चाहे व्लॉगिंग हो या फिर एक्सप्लेनर वीडियोस हो, जैसे मास्किंग या फिर की फ्रेम्स। और दूसरा कि जॉर्डी इतना ज़्यादा एंगेजिंग है और आप उसके इंट्रो से भी बता सकते हो। और अगर आप भी स्किलशेयर की एडिटिंग और एनिमेशन सीखना चाहते हो तो आप उनका फ्री ट्रायल यूज कर सकते हो। आप में से बस पहले 10,000 लोगों को ये फ्री ट्रायल अवेलेबल होगा, तो जल्दी क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा और आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन है लेस देन 2400 रुपीज़, यानी कि महीने के 200 रुपये से भी कम एड फ्री प्रीमियम कॉन्टेंट के लिए। अब तेलंगाना की कहानी पर वापस आते हैं। क्योंकि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट का बहुत उल्लंघन हुआ, इसलिए तेलंगाना के लोगों ने एक बड़ा विरोध स्टार्ट किया 1969 में, जहां कुछ लोगों ने कहा कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट को ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वहीं दूसरे लोगों ने कहा कि एग्रीमेंट को छोड़ो, हमें एक दूसरा राज्य चाहिए तेलंगाना के लिए। और इस मूवमेंट को बुलाया गया जय तेलंगाना मूवमेंट। इस मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के कर्मचारी, क्योंकि उनका मानना था कि उनको ना ही कॉलेजेस में जगह मिल रही थी और ना ही सरकार में। इसी वजह से कुछ लोग भूख हड़ताल पर चले गए, जबकि दूसरे लोगों ने प्रदर्शन किया। और एक इंसिडेंट में एक भीड़ ने एक सब इंस्पेक्टर के घर को जलाने की कोशिश करी, जिसके बाद पुलिस फायरिंग स्टार्ट हुई और कई स्टूडेंट्स मारे गए। जय तेलंगाना मूवमेंट को काउंटर करने के लिए आंध्र के कुछ लोगों ने जय आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट करी, और उनकी भी डिमांड थी कि वो आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते तेलंगाना के बिना। तेलंगाना की मांग को राजनीति में लाने के लिए एक नई पार्टी स्टार्ट हुई, तेलंगाना प्रजा समिति। पर तेलंगाना की पॉलिटिकल मूवमेंट में रोक लग गई जब TPS के कुछ मेंबर्स कांग्रेस की तरफ चले गए और इंदिरा गांधी ने एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करी 6 पॉइंट फॉर्मूला के जरिए। पर चाहे मूवमेंट में जरूर रोक लग गई थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि जो मेन मुद्दे थे वो सॉल्व हो गए थे। जैसे पानी के बारे में बात करते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था, और क्योंकि पानी की जरूरत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए आंध्रा को ज्यादा फायदा हुआ उसका, क्योंकि ज्यादा पानी आंध्रा की तरफ जा रहा था। जैसे कृष्णा नदी के कैचमेंट एरिया के हिसाब से तेलंगाना का मानना है कि उनको 69% पानी मिलना चाहिए, पर रियलिटी में उनको करीब आधा ही मिलता था। इसका पानी की कमी की वजह से कई तेलंगाना के किसानों को फिर आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। जैसे कुछ गुंटूर गए, जहां वो आंध्र के जमींदारों के लिए काम करते थे, खराब मजदूरी के बावजूद। और इस पूरी सिचुएशन का एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तेलंगाना के एग्रीकल्चरल सेक्टर पर। जैसे 1998 और 2005 के बीच आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा सुइसाइड्स तेलंगाना के एरिया में ही होती थी। लोकल्स ने ये भी कहा कि हैदराबाद में ज्यादातर कंपनीज आंध्रा लोगों की ही थी, जो लोकल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो जहाँ कोस्टल आंध्रा उनको इकोनॉमिकली डोमिनेट कर रहा था, वहीं रायलसीमा उनको पॉलिटिकली डोमिनेट कर रहा था। और ये डोमिनेशन मेनली 2 कास्ट ग्रुप्स के हाथ में थी, रेड्डीज और कम्मास। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि रेड्डीज और कम्मास के हाथों में सारी जमीन, ऑफिसेज और बिजनेसेस हैं। इसी वजह से तेलंगाना की मांग वापस आंध्रा की राजनीति में आ गई करीब 2 दशक के बाद, एक लीडर की वजह से, जिनको बुलाया जाता है KCR। इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की पार्टी स्टार्ट करी, जिसका उद्देश्य था तेलंगाना के लिए एक अलग राज्य बनाना। और उनकी खास बात थी कि वो बहुत अच्छे स्पीकर थे, उनकी तेलुगु और उर्दू में एक बहुत अच्छी पकड़ थी, जिसकी वजह से हजारों लोग उनकी स्पीचेस को देखने आते थे। जैसे उनका एक फेमस डायलॉग था, तेलंगाना वाले जागो, आंध्रा वाले भागो। 2004 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ एक कोalition बनाया, जब कांग्रेस ने वादा दिया उनको कि तेलंगाना का एक नया राज्य बनेगा। KCR की पार्टी ने दोनों ही लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म किया, पर तेलंगाना की मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर तेलुगु देशम पार्टी के साथ हाथ मिलाया। पर 2009 के इलेक्शंस में उनको एक भारी हार झेलनी पड़ी और YSR रेड्डी की कांग्रेस इलेक्शन जीत गई। पर कुछ महीनों बाद ही एक इंसिडेंट की वजह से आंध्रा की राजनीति में एक लीडर की डिमांड वापस आ गई। बुरी खबर आई कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी नहीं रहे। आपको बता दें कि कल सुबह वो निकले थे हैदराबाद से चित्तूर के लिए, लेकिन रास्ते में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। YSR रेड्डी की मौत के करीब 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी, जहां उन्होंने डिक्लेयर किया कि हैदराबाद एक फ्री जोन होगा
पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए। इसका ये मतलब था कि आंध्रा के लोग अब हैदराबाद में आ सकते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए। और तेलंगाना के लोगों के बीच में एक डर था कि क्योंकि आंध्रा के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए जो हैदराबाद की पुलिस की जॉब्स हैं वो ज्यादातर उनको ही जाएंगी। और ये जजमेंट तेलंगाना के लिए एक चिंगारी जैसी बन गई। 2009 में फिर केसीआर एक भूख हड़ताल पर गए। बढ़ते विरोध और केसीआर के घटते स्वास्थ्य की वजह से सेंटर को तेलंगाना की मांग को स्वीकारना ही पड़ा। The process of forming the state of Telangana will be initiated. An appropriate resolution will be moved in the state वो assembly. भारत की 29th स्टेट हो गई और केसीआर उधर के पहले चीफ मिनिस्टर बने। और हैदराबाद को दोनों राज्य का कैपिटल बनाया गया 2024 तक, जिसके बाद आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा अमरावती। एक अलग राज्य बनने के बाद सारी समस्याएं खत्म नहीं हुई, अभी भी कई मुद्दे बाकी हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों को डिवाइड कैसे करना है दोनों स्टेट्स के बीच। और सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी है पानी का, और ऐसी आशंका कि भारत में पानी के लिए लड़ाई और बिगड़ेगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हालांकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर इनिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से तेलंगाना का फायदा हुआ है एक नई स्टेट बनने से। डी नरसिम्हा रेड्डी जो एक प्रोफेसर थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने तो ये भी कहा कि इस डिवीजन से इनइक्वालिटी अब उल्टी हो सकती है, यानी कि इस डिवीजन से जहां तेलंगाना का फायदा हो रहा है वहीं आंध्र प्रदेश को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और वो इसका दोष आंध्र प्रदेश की सरकारी पॉलिसीज को देते हैं, जहां एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बजाय सरकार ने ज्यादा ध्यान एक आलीशान कैपिटल बनाने में दिया था, जो इवेंचुअली आंध्र प्रदेश की नई सरकार ने कैंसिल कर दिया। पर इसके साथ आंध्र प्रदेश के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके राज्य में कई ग्रोथ सेंटर्स हैं, जबकि तेलंगाना की ज्यादातर ग्रोथ हैदराबाद में ही सीमित रहती है। और यही एक असली टेस्ट होगा तेलंगाना के लिए, हैदराबाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं बल्कि किसानों की डेवलपमेंट। क्योंकि भारत के इतिहास में हम कई बार देख चुके हैं कि एक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी दूसरी प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से रिप्लेस हो जाती है, पर आम लोगों की हालत गंभीर ही रहती है। मंत्री एनका मंत्री मारे मारा ले दुनी बदकोलो, मंत्री एनका मंत्री मारे मारा ले दुनी बदकोलो, मंत्री एनका मंत्री मारे मारा ले दुनी बदकोलो, मंत्री एनका मंत्री मारे मारा ले दुनी बदकोलो। गुड्डा पैसा बेंचिनारू पेद्दा पैसा गुंजिनारू, गुड्डा पैसा बेंचिनारू।